हेलो, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद का तीसरा क्लास है, यानी कि पार्ट नंबर 3 है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, यानी कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और आप सभी को बता दें कि हम लोग क्लास 10th है ना, हिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 2 क्लास तक पढ़ा दिया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले जो है आप लोग पहले 2 क्लास को जाके देखिए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को। अन्यथा कोई भी चीज़ यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग यहाँ से माउंट काबूल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो माउंट काबूल से पहले वाली जो चीज़ें हुई हैं यूरोप में, वो मैंने पढ़ा दिया। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था यूरोप में राष्ट्रवाद में, शुरुआती कहाँ से हुई थी। तो जब ये सब चीज़ें नहीं पता रहेगा तो फिर कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी पहले जो है वो पहले की क्लास जाके ज़रूर देखें। तो चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से माउंट काबूल के बारे में। और बता दें कि ये जो क्लास है वो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से इस चैप्टर से करीब 10 नंबर का पूछा जाता है, जो 10 नंबर गारंटी मैं लेता हूँ आप सभी को दिलाने का। ठीक है, आप धैर्य बना के इस क्लास को है ना अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, तो शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आता है, सॉरी पहला क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं माउंट काबूल के बारे में। तो देखिए, माउंट काबूल क्या था। जैसे हमने जाना था यहाँ पे माउंट काबूल के बारे में पहले भी, विक्टर एनामुल ने जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, और जो इटली के एकीकरण में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। तो मेजनी के बारे में पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। तो जो सर्निया पीडमोंट का शासक था विक्टर एनामुल है ना, वो इटली के एकीकरण का कार्य कर रहा था है ना। और यह अपनी नीति को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए विक्टर एनामुल ने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था, तो माउंट काबूल को। तो अब माउंट काबूल का हम योगदान देखेंगे कि आखिर इटली के एकीकरण में क्या योगदान था। इसीलिए पढ़ना जो है पहले 2 क्लास को जरूरी है जी। तो चलिए, माउंट काबूल कौन था। तो सबसे पहले बता दें कि माउंट काबूल जो था वो एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है ना, जो चाल चलता है, कहते हैं ना, मतलब सिंपल भाषा में अगर बोले तो कूटनीति का मतलब होता है जो एक षड्यंत्र रचता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्रवादी फैलाने के लिए, या फिर कहते हैं अपने राष्ट्रवादी भावना को एक करने के लिए, और अपने देश में जो है हो रहे अत्याचारों और उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, या दूसरे देशों का जो शासन चल रहा होता है उन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक कूटनीति यानी एक षड्यंत्र रचा जाता है कि उस चीज़ से हम कैसे निकले, यानी कि अपनी राजनीतिक चीज़ें को कैसे हम बढ़ावा दें। और राष्ट्रवादी का मतलब तो आप समझ करते हैं कि देश प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, माउंट काबूल ऐसा था। और सही बात भी है कि माउंट काबूल का योगदान इटली के एकीकरण में बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम समझते हैं एक चीज़। अब जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा अस्ट्रिया को मानता था, यानी कि जो माउंट काबूल था तो अस्ट्रिया को मानता था। और वैसे हकीकत भी बात है, पहले 2 क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट आपको पता चला होगा कि अस्ट्रिया ही जो है वो इटली के एकीकरण में बाधा डाला, बहुत बार बाधा डाला। ठीक है, जो उसका चांसलर जो मेटरनिक था वो बहुत खचरा था, वो सब हम पढ़ चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद माउंट काबूल भी जो है अस्ट्रिया को ही मानता था। ठीक है, तो अस्ट्रिया को मानता था इसका प्रमुख जिम्मेदार। और तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ माउंट काबूल जो है वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किस देश को मानता था, तो अस्ट्रिया को मानता था, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अस्ट्रिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए होता अगला पॉइंट क्या है कि अस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यानी ये जो माउंट काबूल जो था ना, वो अस्ट्रिया को पराजित करने के लिए यानी हराने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बताया, क्योंकि उस समय में जो था वो फ्रांस भी एकीकरण के दौर से गुजर रहा था, और फ्रांस जो था एक शक्तिशाली राष्ट्र था। तो इसलिए सोचा, और अस्ट्रिया का विरोधी भी था, तो इसलिए वो सोचता था कि अगर हम फ्रांस के साथ अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो हम उससे मिलकर जो है ऑस्ट्रिया को पराजित कर सकते हैं, और जिसमें हमें जो है एकीकरण में काफ़ी मदद मिलेगा। तो ऐसा माउंट काबूल का सोचना था, इसलिए इसको एक सफल कूटनीतिज्ञ माना जाता है ना। चलिए, उसके बाद आगे समझते हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ से क्या आता है कि 1853-54 के क्रीमिया युद्ध। तो यानी अब जो हो आगे जाके हो जाता है 1854 से 53 के बीच में क्रीमिया का युद्ध। अब देखते हैं क्रीमिया का युद्ध क्या है। तो क्रीमिया के युद्ध में माउंट काबूल जो था है ना, फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। अब ये जो क्रीमिया का युद्ध था ना, तो इस क्रीमिया के युद्ध में जो है
ठीक है। तो क्रीमिया का युद्ध जो हुआ, तो क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हो रहा था। तो यहाँ पे जो है फ्रांस की ओर से माउंट काबूर जो था वो युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, ताकि जब अगर हम फ्रांस का साथ देंगे तो फ्रांस भी हमारा साथ देगा, इस उद्देश्य से। तो यहाँ पे हुआ कि जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं किया था, इसका प्रत्यक्ष लाभ जो है काबूल को प्राप्त भी हुआ। मतलब फ्रांस ने उससे मदद नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी जो है आगे बढ़ के जो है फ्रांस की ओर से युद्ध होने में सम्मिलित हो गया। और इसका प्रत्यक्ष लाभ यानी इसका जो है सीधा सीधा लाभ भी माउंट काबूल को होता है। चलिए समझते हैं आगे। तो युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमॉन्ट को भी बुलाया गया। यानी ये जो युद्ध हुआ रहा था ना, तो युद्ध को समाप्त कर दिया गया। किसके कारण? तो मतलब दोनों में एक शांति सम्मेलन हुआ पेरिस में, और उसके तहत जो है एक युद्ध को समाप्ति कर दिया। और समाप्ति के साथ जो है पिडमॉन्ट को भी बुलाया गया। जो पिडमॉन्ट एक इटली का राज्य था, उसको भी यहाँ पे यानी पिडमॉन्ट और पिडमॉन्ट के शासक को भी यहाँ पे बुलाया गया, और इसने जो है काबूल की महत्ता बढ़ा दिया। अब जैसे ही यहाँ पे इन दोनों शांति सम्मेलन में पिडमॉन्ट को बुलाया गया, तो इससे काबूल की महत्ता बढ़ जाती है। आप बताओ, काबूल ने इसमें युद्ध में साथ दिया, इसका प्रत्यक्ष लाभ भी इसको प्राप्त होता है। तो ये प्रत्यक्ष लाभ क्या था कि इसके भी राष्ट्र को बुलाया जाता है इस शांति सम्मेलन में। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पे क्या आता है समझते हैं। तो यहाँ से देखते हैं। तो इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में एकीकरण है ना, इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानून घोषित कर दी। यह जो शांति सम्मेलन हुआ, तो इसमें हुआ क्या, तो काबूल जो था वो इटली है ना, काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कि ये जो माउंट काबूल था ना, वो बोल रहा था कि ऑस्ट्रिया में जो आप हस्तक्षेप मतलब इटली में जो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, यानी हाथ जो बढ़ा रहे हैं ना, उसमें रोक टोक करते हैं ना, या अपना शासन अधिकार जमाते हैं, ये आपका गैर कानूनी काम है। ठीक है। तो यहाँ पे ये गैर कानूनी काम जो है वो माउंट काबूल घोषित कर देता है। तो जिसके कारण हुआ क्या, तो संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर चला गया। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया का विरोध किया, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया जो था एक शक्तिशाली देश था, तो अब इसका विरोध किया। तो जिसके कारण हुआ क्या, तो सभी यूरोप का ध्यान, सभी संपूर्ण यूरोप मतलब दूसरे देश सभी जो था यूरोप का, उसका भी ध्यान जो इटली पर चला गया। और इस प्रकार इटली की समस्या को काबूल ने अपनी कूटनीति के बल पे जो है संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। अब जैसे ही ये कूटनीति हुआ ना, तो अब जो है वो संपूर्ण यूरोप की देश के लिए एक समस्या सा बन गया। ठीक है। क्योंकि यह जो है वो ऑस्ट्रिया का विरोध कर दिया। अब ऑस्ट्रिया का विरोध कर दिया, ऑस्ट्रिया उस समय में शक्तिशाली था। तो इस समय इस कारण जो है यूरोप में एक समस्या बढ़ गया कि ऑस्ट्रिया का जो है वो माउंट काबूल और इटली ने है ना मिलकर ये सभी चीज़ें बहुत अच्छा से उसका जो है विरोध किया। तो इससे एक समस्या पैदा हुआ कि अब ऑस्ट्रिया का खिलाफ हुआ। अब कोई भी बड़ा देश के साथ अगर आप जैसे आज ही के दौर में अगर कोई अमेरिका के खिलाफ कर दे, है ना, मान लो अमेरिका के खिलाफ कुछ कोई बोल दे, तो होता है ना कि खलबली मच जाता है कि यार अमेरिका को कोई बोल दिया ऐसे, अमेरिका को कोई बोल दिया ऐसे। तो वही चीज़ थी यहाँ पे भी। ठीक है। तो उसके बाद होता क्या, आगे चलिए समझते हैं। उसके बाद काबूल ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की थी। यानी नेपोलियन तृतीय जो था इससे भी एक संधि किया, तो जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमॉन्ट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया था। यानी काबूल जो था वो नेपोलियन के साथ एक संधि किया, और उस संधि में हुआ क्या, तो फ्रांस जो था वो उसने कहा कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ अगर ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है तो हम पिडमॉन्ट राज्य जो था मेरा उसको सैन्य समर्थन देने का वादा करवा लिया उससे। यानी कि अगर युद्ध होता है तो आप सैन्य समर्थन का योगदान हमें करेंगे, ऐसा। तो बताओ ये कितना अच्छा कूटनीतिज्ञ था, कितना बड़ी चाल चलती थी। ठीक है। इसमें जो राष्ट्रवाद का भावना था वो कितना अच्छा था, कैसे राष्ट्रवाद को अपने देश में जगाया। ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे कूटनीतिक कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा कूटनीतिक था और राष्ट्रवादी भी था। उसके बाद चलिए आगे समझते हैं आगे हुआ क्या। तो इस नीस और सेवाई नामक जो है दो रियासतें काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। और अब हुआ क्या बताओ, तो होता क्या है, देखो यही तो कूटनीतिक कहलाता है। अब ये नीस और अब जब पहला तो फ्रांस बुलाया नहीं, है ना, उसके बाद भी फ्रांस का साथ दिया, और ऑस्ट्रिया को उल्टा विरोध भी कर दिया उसके शांति सम्मेलन में जाके। और उसके बाद हुआ क्या, तो फ्रांस से जो है संधि के तहत जो है एक पिडमॉन्ट से सैन्य समर्थन भी ले लिया, मतलब पिडमॉन्ट के लिए ले लिया सैन्य समर्थन। तो अब इतना कुछ हो गया। तो अब हुआ क्या, अगर मान लो ले लेता तो इसमें फिर बाद में पता चलता कि यार फ्रांस अगर बाद में सोचता इस बात को कि इस माउंट काबूल तो अपना काम निकालने के लिए आया और अपना काम
निकाल के चला गया, इसमें तो मेरा कुछ भी फायदा नहीं हुआ, है ना, तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो इसके लिए ना उसको खुश करने के लिए माउंट काबूल जो है नीस और सेवाई नामक दो रियासतें यानी दो राज्य छोटे छोटे जो है वो फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया है, मतलब कि हम तुमको दे देंगे, ठीक है। तो इसके बाद होता क्या है, तो फ्रांस ने काबुल को यह आश्वासन दिया कि यदि मध्य और उत्तर इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमॉन्ट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। आप देखो ये दो देसी रियासत जो दिया इस पर जो है वो फ्रांस फूल गया। अब फूल गया तो वह क्या कहता है कि अगर इटली और मध्य इटली और उत्तरी इटली का जो है आप जो है वो अगर एकीकरण करते हैं जनमत संग्रह के आधार पर, यानी कि लोग जनता के द्वारा अगर करते हैं कि वो पिडमॉन्ट में मिलना चाहेंगे तो इसका विरोध कभी भी जो है वो फ्रांस नहीं करेगा, ऐसा फ्रांस ने कहा। इसके लिए काबुल की भी आलोचना की जाती है कि उसने नीस और सेवाई नामक दो प्रांत फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीयता अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कि आपका विरोध हर हाल आप चाहे अच्छा करो या कुछ भी करो, है ना, या आप देश के लिए ही करो, कुछ अगर ऐसा चीज़ आप कर देते हो तो उसमें कुछ लोग आपका विरोध करते हैं, आप ये भी बात जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, अब कुछ राज जो है फ्रांस को दे दिया, छोटा छोटा राज, तो इसमें फ्रांस में भी कुछ इटली में जो है वो कुछ विरोध होने लगा कि भाई तुमने मेरा राज जो है यानी कि इटली का राज क्यों दे दिया, उसको नहीं देना चाहिए था। ऐसा भी जो है वो क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा ये चीज़ें मतलब कुछ लोग जो है उसको ऐसा बोला और उसने बोला कि राष्ट्र के साथ आप जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन इटली क्या करता बेचारा जो माउंट काबूल था, ये माउंट काबूल तो इसलिए दिया कि ये एक कूटनीति चल रहा था कि किसी भी तरह जो इटली जो है, अगर होता क्या है बताओ, अगर हमें 1% देने से 1% देने से अगर हमें 90% प्राप्त होता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही काम यहाँ पे काबूल करता है। तो चलिए फिर आगे समझते हैं आखिर आगे क्या हुआ। तो यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इटली का एक राष्ट्र के रूप में भी उभरा, यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली भी एक राष्ट्र के रूप में नहीं उभरा था, यानी कि वो समय ऐसा सिर्फ बातें चल रहा था, ऐसा हुआ, लेकिन ये मतलब संपूर्ण चीज़ें नहीं हो पाया, मतलब इटली जो है वो संपूर्ण रूप से एक राष्ट्र के रूप में नहीं उभरा था, अभी भी नहीं उभरा था। क्यों? क्योंकि यदि दो प्रांत को खोकर भी है ना, अगर कोई दो प्रांत देकर, यानी जो यहाँ पे दो प्रांत दिया था, ठीक है, नीस और सेवाइस नामक, तो अगर इसको खोकर भी जो मैंने बात किया यहाँ पे कि 1% देकर अगर 99% आता है तो क्या हर्ज है, तो दो प्रांत खोकर भी अगर इटली और मध्य एकीकरण हो जाता तो बड़ी उपलब्धियाँ थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस मदद के बिना इटली का एकीकरण जो है काबुल की दृष्टि में संभव नहीं था, यानी फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव नहीं था, ऐसा जो है वो किसका मानना था, तो माउंट काबुल का मानना था। ये बात हकीकत भी है क्योंकि अस्ट्रिया का अधिकार था, और जब तक अस्ट्रिया अधिकार जमा था तो फिर वहाँ पे एकीकरण होना सब पॉसिबल ही नहीं था। तो यहाँ पे माउंट काबूल जो है एक बड़ा कूटनीति का प्रयोग किया और जिसकी मदद से जो है फ्रांस के एकीकरण का रास्ता जो है आगे खुलता चला, इटली के एकीकरण का रास्ता आगे जो है खुलता चला गया, ठीक है। तो चलिए उसके बाद होता क्या आगे चल के समझते हैं कि 1800 है ना 59 और 60 में अस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। अब यहाँ से आता है दौर 1859 और 60 का। तो इस समय होता क्या है, अस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया, यानी कि अस्ट्रिया और पिडमॉन्ट के सीमा के बीच में जो है कुछ उलटफेर होने के कारण यहाँ पे एक युद्ध चालू हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, तो यहाँ पे युद्ध में जो है इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। अब होता क्या है, इटली जो था, इटली के समर्थन, क्योंकि पिडमॉन्ट जो था ये इटली का एक ही राज था, ठीक है, भले अलग था लेकिन राज था। तो यहाँ पे जो है इटली के समर्थन में फ्रांस जो है अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण अस्ट्रियाई सेना जो है वो बुरी तरह पराजित हो गया, यानी कि 1859-60 में जो युद्ध हुआ था पिडमॉन्ट के साथ, इसमें अस्ट्रिया सेना हार गया और अस्ट्रिया के एक बड़े राज लैम्बार्डे पर पिडमॉन्ट का कब्जा हो गया, यानी पिडमॉन्ट का शासक का कब्जा हो गया। किस पर? लैम्बार्डे का। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1860 और है ना 59-60 में अस्ट्रिया और पिडमॉन्ट के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें कौन हारा, तो सबसे पहले अस्ट्रिया हारा, ठीक है, और हारने के बाद जो अस्ट्रिया के किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया, तो लैम्बार्डे राज्य पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि आपके बिहार बोर्ड में इतना औकात नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, इसलिए उतना घबराना नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि यार ऐसा हो सके तो पूछ लिया जाए। चलिए आगे समझते हैं फिर। तो होता क्या है आगे, चलिए जानते
समझते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक तरफ तो है ना लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता जो है काबुल के समर्थन में बड़े बड़े जन सैलाब के रूप में रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत था। कहने का मतलब हुआ जो नेपोलियन था ना वो इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे लड़ाई लंबी होती जा रही थी उधर, और इधर हुआ क्या कि इटली के राष्ट्रवाद में होने से यहाँ पे नेपोलियन जो है घबराने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्तरी और मध्य इटली का जो एकीकरण करना चाह रहा था काबुल, तो इसके समर्थन में जो है मध्य इटली और उत्तरी इटली के जो लोग थे वो बड़े बड़े जन सैलाब लेके यानी कि बड़े बड़े रैली लेकर जो है वो एकीकरण के लिए आंदोलित हो गए यानी प्रेरित हो गए। और देश प्रेम की भावना इतना अच्छा से जगा वहाँ पे और सभी में इस प्रकार से फैल गया एकीकरण का रास्ता कि सभी जो है वो काबुल के समर्थन में दौड़ पड़े और समर्थन मिल गया यहाँ से माउंट काबरू को। ठीक है, चलिए तो फिर उसके बाद जो है आंदोलन जारी ही रहा आगे, लेकिन आगे होता क्या इनके बारे में समझते हैं। चलिए, तो वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली और युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने अस्टिया और पिडमोंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। यानी ये जो नेपोलियन था ना, तो नेपोलियन क्या किया था, तो वेनेशिया पर विजय प्राप्त करने के बाद यानी जैसे ही वेनेशिया पर उसने नेपोलियन युद्ध कर रहा था, ठीक है, यानी कि वेनेशिया जो नेपोलियन युद्ध कर रहा था, तो उसके बाद अपनी सेना वापस बुला लेता है। ठीक है, विजय प्राप्त होने के बाद और युद्ध से हटने के बाद जो है नेपोलियन ने अस्टिया और पिडमोंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकार कर ली। यानी इधर फ्रांस का जो नेपोलियन था ये तो मतलब पहले तो ये क्या कर रहा था, तो काबुल से संबंध था, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि उधर जो है फ्रांस भी अपने एकीकरण के लिए लड़ रहा था। तो बताओ, ये बात सही था कि फ्रांस जो है वो इटली का समर्थन कर रहा था, माउंट काबूल का समर्थन कर रहा था, लेकिन अगर मान लो कि अगर फ्रांस जो है इटली का एकीकरण होने देता, यानी कि उसके बदौलत हो रहा था, ठीक है, इसका तो एकीकरण हो जाता। लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं कि पहले खुद स्वतंत्र हो जाओ, यानी खुद के पैर पे पहले खड़ा हो जाओ तब दूसरे को ज्ञान देना। तो यहाँ पे वही वाला बात आई क्या नेपोलियन के मैन में कि भाई हम भी तो आज़ाद नहीं हुए, हम भी तो, मेरा भी तो राष्ट्र अभी एकीकरण नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब मैं भी पहले अपने राज्य को एकीकरण कर लूँ, उसके बाद जो है इटली का भी एकीकरण के बारे में सोचा जाए। अगर इटली एकीकरण हो गया तो फिर यहाँ से हम जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे, और इटली एकीकरण होने के बाद जो फिर मेरा साथ जो है इटली नहीं देगा, ऐसा उसके मन में विचार आया। तो इसलिए जो है यहाँ पे हुआ क्या, तो है ना, तो ये चीज़ हुआ। यहाँ पे युद्ध खत्म होने के बाद, वेनेशिया पे विजय होने के बाद, तो नेपोलियन अपनी सेना बुला लेती है और युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने अस्टिया और पिडमोंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकार की। यानी इन दोनों के बीच में जो है ना युद्ध को समाप्त करने का बात कहा और शांति सम्मेलन स्थापित करने का बात कहा। ठीक है, उसके बाद होता है कि इस संधि के अनुसार लैम्बार्डे पर पिडमोंट का अधिकार और वेनेशिया पर जो है अस्टिया का अधिकार माना गया। यानी अब जो इस संधि हुआ ना, तो ये जो नेपोलियन था वेनेशिया पर जो विजय प्राप्त किया था, तो पहला बात तो पिडमोंट का अधिकार लैम्बार्डे पर हो गया था। ठीक है, वो पहले भी जानते हैं हम। तो कन्फर्म रूप से यहाँ पे संधि के अनुसार जो है फ्रांस ने घोषित किया नेपोलियन तृतीय ने कि यहाँ पे लैम्बार्डे पर जो है पिडमोंट का अधिकार कर दो, और वेनेशिया जो हम जीत कर लाएं इस पर अस्टिया का अधिकार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों देश खुश रहे कि यार हमको भी एक राज्य मिला, तुमको भी मिला, बात खत्म करो। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, तो अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। जैसे यहाँ पे जो है लैम्बार्डे राज्य मिला है ना, उत्तरी और मध्य इटली जो है वो सभी है जो एक होने की कगार पे आ रहा था, तो इटली धीरे धीरे बड़ा होते गया। लेकिन परंतु काबुल का ध्यान जो है मध्य और उत्तरी इटली के एकीकरण पे था। क्यों? क्योंकि मध्य इटली और उत्तरी इटली जो था वह सबसे महत्वपूर्ण भाग था इटली का। ठीक है, संपूर्ण इटली का, और बड़ा क्षेत्र भी था, और इसका एकीकरण जो है करना बहुत ही जरूरी मानता था माउंट काबूल। क्योंकि अगर मान लो कि अगर आप कोई भी राज आपके पास है, मान लो 100% है, उसमें से अगर आप 70% कोई अकेले है, तो पहला तो जरूरी ये बनता है कि अगर हम 70% को कब्जा कर लें तो 30% तो खुद से हम एकीकरण कर सकते हैं, खुद की मदद से भी कर सकते हैं। तो ऐसा कूटनीति जो है यहाँ पे कौन लाता है, यानी कौन काबुल लाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ तो आगे समझते हैं। तो अंत उसने जो है नेपोलियन को सेबाई प्रदेश देने का लोभ देकर, यानी ये जो सेबाई प्रदेश था ना, तो
पहले तो संधि हुआ था कि हम तुमको सेवाई प्रदेश देंगे, लेकिन सेवाई प्रदेश देने के लोभ देकर ऑस्ट्रिया जो है वो पीडमोंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने, यानी कि जो पीडमोंट के साथ युद्ध कर रहा था ऑस्ट्रिया और पीडमोंट में, उसमें जो है वो फ्रांस को कहा कि तुम चुप रहो, तुम आगे मतलब कुछ ऐसा वैसा मत बोलना, ठीक है। तो इटली के राज्य का पीडमोंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। तो तब फ्रांस कहता है यहाँ पे कि आप जो है ना इस युद्ध में निष्क्रिय रहो, यानी किसी भी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप ना करो, और इधर जो है हम इसका जो है युद्ध करेंगे इसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। चलिए फिर आगे समझते हैं आगे हुआ क्या। नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वह जनमत कराए जाएंगे। क्योंकि उन रियासतों की जनता जो है पीडमोंट के साथ थी, इसलिए काबूल ने है ना कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो पीडमोंट था ना, तो पीडमोंट तो ऐसे भाग था ऑस्ट्रिया का, सॉरी इटली का ही, लेकिन इसने यह कराया कि अगर है ना अगर कोई भी राज काबूल के अनुसार, अगर नेपोलियन के अनुसार कि कोई भी राज अगर ठीक है विलय होगा तो वो जो है जनमत के आधार पे होगा, यानी लोगों के आधार पे होगा, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या वही बात, तो अगर किसी का मन हुआ कि हम पीडमोंट के साथ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यही शर्त उसने नेपोलियन रखा कि अगर कोई जाना चाहता है, जहाँ पे जो कोई जाना चाहता है वो वहाँ उसके साथ जा सकता है। तो यहाँ पे काबूल ने समझ लिया कि यहाँ पे कूटनीति का परिचय कि वह हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अगर मेरा उत्तरी और मध्य इटली जो है अगर एकीकरण हो गया तो फिर बाद में हम कोशिश करेंगे पीडमोंट को अपने साथ मिला ले, ठीक है। तो ये ऐसा इस कारण से माउंट काबूल यहाँ पे स्वीकार कर लेता है। फिर आगे देखिए क्या होता है, तो आगे यहाँ पे क्या होता है, तो 1800 है ना 60-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर, ठीक है, रोम जो था तो रोम को छोड़कर उत्तरी मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मेडोना, टस्कनी आदि को मिला लिया और जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर लिया। यानी कि अब जो है माउंट काबूल जो है इटली है ना मध्य इटली और उत्तरी इटली को सभी उसमें जो छोटे छोटे राज्य थे सभी को एक साथ मिला लिया, एक साथ कर लिया, और जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर दिया कि मेरा राज्य एकीकरण हो गया, ठीक है। लेकिन आगे क्या होता है यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस और इंग्लैंड द्वारा पीडमोंट को समर्थन देने के भय से कोई भी कदम नहीं उठा सका, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है कोई भी कदम नहीं उठाया, क्यों, क्योंकि यह फ्रांस और इंग्लैंड जो था वो पीडमोंट को समर्थन दे रहा था, तो इस डर से जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिया कोई भी कदम नहीं उठाता है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी के एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी के एकीकरण से जूझ रहा था, यानी कि उधर जर्मनी का भी एकीकरण हो रहा था। तो इससे भी ऑस्ट्रिया परेशान था कि भाई मतलब मेरा इटली भी जा रहा है, मेरा ऐसे जर्मनी भी जा रहा है, हम क्या करें, इधर जाने दे इधर छोड़े, तो ये समस्या जो है ऑस्ट्रिया के साथ था, ठीक है। उसके बाद होता क्या है आगे समझते हैं। तो 1800 है ना 62 ईस्वी तक दक्षिणी इटली यानी रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी सभी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी विक्टर इनामुल को शासक माना। अब होता क्या है देखो आगे, तो यहाँ पे 1862 तक दक्षिणी इटली और वेनेशिया, दक्षिणी इटली रोम को छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी रियासत जो था वो रोम में विलय हो गया, यानी कि दक्षिणी इटली और वेनेशिया को छोड़ दिया और सभी जो था वो रोम में मतलब रोम जो था उसमें विलय हो गया, और विक्टर एनामुल को वहाँ का शासक बना दिया, यानी शासक माना वहाँ पे सभी लोगों ने, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, क्योंकि विक्टर एनामुल को शासक बना दिया, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्योंकि 1862 ईस्वी में आते आते दुर्भाग्यवश काबूल की मृत्यु हो गई, और इस कारण वो इटली के एकीकरण को नहीं देख पाया, यानी कि संपूर्ण इटली के एकीकरण को यहाँ पे 1862 ईस्वी में काबूल की मृत्यु हो जाने के बाद नहीं देख पाता है। और बताओ काबूल जो है वो कितना अच्छा काम मतलब किया, एकीकरण करने की कोशिश किया, लेकिन यह देख नहीं पाया, ठीक है। तो ये इसका दुर्भाग्य था, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे विक्टर एनामुल आता है, तो बताओ विक्टर एनामुल को शासक बना दिया, और अब हम पढ़ने वाले यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबसे पहले कि ये सभी बातें आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति आप सभी के पास नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो समझ लिया आपने माउंट काबूल, और माउंट काबूल का योगदान क्या था इटली के एकीकरण में और यूरोप के राष्ट्रवाद में। चलिए, तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं गैरीबाल्डी के बारे में कि आखिर गैरीबाल्डी क्या था और इसका योगदान क्या था इटली के एकीकरण में। अच्छा, इसका फोटो नहीं लगा है क्या गैरीबाल्डी का?
अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं लगा तो ठीक है। तो चलिए अब हम गैरीबाल्डी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैरीबाल्डी क्या था, ठीक है। तो महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र शक्ति द्वारा, है ना, दक्षिणी इटली के रियासतों एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। यानी गैरीबाल्डी जो था ये भी एक राष्ट्रवादी नेता था और एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा यह भी दक्षिणी, है ना, दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण एवं गणतंत्र की स्थापना का प्रयास ये करता रहा। कौन? गैरीबाल्डी, ठीक है। और याद रखिए गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक भी था। यानी गैरीबाल्डी जो था वो क्या था? तो पेशे से एक नाविक था, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में कि बताओ कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, लेकिन यह एक महान क्रांतिकारी में भी उभर के आया था जो दक्षिणी इटली के देशी रियासतों का एकीकरण करना चाहता। बाकी काम जो है वो माउंट काबूर तो कर ही के गया था, लेकिन अब काम बचता है गैरीबाल्डी का। तो अब देखिए आगे समझते हैं। तो ये एक गणतंत्र राज स्थापित करने का कोशिश किया था। तो यहाँ पे आगे समझते हैं। तो गैरीबाल्डी अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवक की सशस्त्र सेना बनाई। यानी गैरीबाल्डी जो अपने बल पे अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर एक स्वयंसेवक की सशस्त्र सेना बनाई। ये मतलब एक सेना बनाया, ठीक है, सेना का निर्माण किया और वो अपने सैनिक को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपलस पर आक्रमण किए और इन रियासतों को, है ना, अधिकांश जनता बुर्बो वंश के निरंकुश शासक से संग होकर गैरीबाल्डी का समर्थन बना। यानी यहाँ पे जो सिसिली और नेपलस पर बुर्बो वंश के राजतंत्र, है ना, बुर्बो वंश के शासक का जो है वो अधिकार था। तो इससे वैसे जो है वहाँ का जो जनता था वो भी इससे परेशान था। तो यहाँ पे तंग आकर गैरीबाल्डी का समर्थन बन गया और यहाँ पे जो है आक्रमण जो किया था सिसिली और नेपलस प्रांत पे, ये भी यहाँ पे मिल जाता है इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं यहाँ पे। तो गैरीबाल्डी यहाँ गणतंत्र की स्थापना तथा विक्टर एनामुल के प्रतिनिधि में के रूप में वहाँ पे सत्ता संभाली थी। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, गैरीबाल्डी यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की और विक्टर एनामुल जो था वो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे सत्ता संभाली। अब जो है विक्टर एनामुल यहाँ पे, ठीक है, क्या किया था? तो यहाँ पे सत्ता संभाला था विक्टर एनामुल, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अच्छा नेता था। अब आगे चलिए समझते हैं। तो यह अब आता है 1822 की ईस्वी। तो 1822 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब तक काबूर ने गैरीबाल्डी की इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमोंट की सेना भेज दी। यानी यहाँ पे होता क्या है 1862 ईस्वी में, तो गैरीबाल्डी जो था ना वो रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाया कि हम रोम पर आक्रमण कराएंगे, है ना, करेंगे। और काबूर ने गैरीबाल्डी की इस अभियान का विरोध किया और काबूर ने ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि काबूर तो उधर अलग नीति खेल रहा था फ्रांस के साथ मिलकर, है ना, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और वहाँ पे जो है मध्य इटली और उत्तरी इटली को एक करना चाह रहा था और रोम में मिला भी दिया। तो अब बताओ अगर रोम पर ही आक्रमण कर देता गैरीबाल्डी, क्योंकि रोम भी तो दूसरे का अधिकार में था, ठीक है, और उधर जो है वो गैरीबाल्डी अपने, है ना, यहाँ पे काबूल जो था वो उधर कूटनीति खेल रहा था। तो अब बताओ ये युद्ध से जीतना चाह रहा था, लेकिन ये काबूल जो था वो अलग मतलब गेम खेल रहा था। तो यहाँ पे इसीलिए जो है यहाँ पे अभियान का विरोध कर दिया कि नहीं, तुम ऐसा मत करो। और रोम की रक्षा के लिए जो है वो पिडमोंट की सेना भी भेज दी। यानी कि ये जो काबूल था वो रोम की रक्षा के लिए पिडमोंट का भी सेना भेज दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद हुआ क्या? तो गैरीबाल्डी की भेंट काबूल से हुई। तो अब गैरीबाल्डी की भेंट जो है काबूल से होती है तो उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। अब गैरीबाल्डी का जो भेंट जो है काबूल से हुआ तो सारा बात जो है वो, अब बताओ, पहले तो ऐसा लगा होगा उसको कि नहीं, ऐसा रोम पे जो है रोम के बारे में माउंट काबूल ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। लेकिन जैसे ही भेंट हुआ तो, क्योंकि दोनों तो इटली के एकीकरण में ही योगदान कर रहा था, ठीक है, दे रहा था, तो लेकिन बात जब तक आपस में हम मिले नहीं रहेंगे तब तक उतना चीज़ें क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जैसे ही भेंट होती है ना तो माउंट काबूल से गैरीबाल्डी का जब मिलन होता है तो यहाँ पे रोम की योजना त्याग दी। क्यों? क्योंकि तब जाके अपनी सारी कूटनीति का बात जो है यहाँ पे गैरीबाल्डी से कहता है। वो कहने के साथ ही तो यहाँ पे रोम का अभियान खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि उसको पता था कि गैरीबाल्डी ऐसा ऐसा किया, ठीक है। उसके बाद होता क्या आगे चलिए देखते हैं।
तो दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी शांति के गैरीबाल्डी ने विक्टर इनामुल को सौंप दिया। अब जो है यहाँ पे देखो क्या होता है, तो गैरीबाल्डी जो था वो क्या किया, तो विक्टर इनामुल को सौंप दिया। मतलब जितना भी क्षेत्र जीता था, नेपलस और सिसिली सब जो जीता, कौन, गैरीबाल्डी, तो उसको जो है विक्टर इनामुल को सौंप दिया, क्योंकि विक्टर इनामुल जो था ये भी एक अच्छा राष्ट्रवादी नेता था, ठीक है, और इसको प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आता क्या है कि गैरीबाल्डी को दक्षिणी, है ना, दक्षिणी क्षेत्र में शासन बनने का प्रस्ताव विक्टर इनामुल के द्वारा दिया गया, और परंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया। यानी हुआ क्या, तो गैरीबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र का शासन बनने का प्रस्ताव जो है विक्टर इनामुल ने दिया, किसको, गैरीबाल्डी के, आप ही बनो, लेकिन गैरीबाल्डी जो है ऐसा करने से मना कर दिया, ठीक है, और जिसके कारण विक्टर इनामुल ही बना। चलिए, क्यों, क्योंकि होता देखिए कुछ कुछ ऐसा लोग होते हैं, जैसे मान लो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अगर जो देश भावना से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, वो होते हैं कि नहीं, मेरा जो काम है, अगर हम कहीं पे प्रधानमंत्री बन जाए या कुछ भी, या शासक बन जाए, तो हम वो सारी काम नहीं कर पाएंगे जो अपने देश के लिए हम योगदान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कभी कभी होता है, तो इसलिए उसने, गैरीबाल्डी ऐसा करने से शायद मना कर दिया, ठीक है। चलिए आगे आगे समझते हैं यहाँ से कि अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। देखो कितना, मतलब यार वही बोले ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी सत्ता से कोई भी मोह नहीं होता, अपना देश प्रेम सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो आपका ये गैरीबाल्डी था, जो कितना अच्छा था, ठीक है। तो जैसे ही पहले तो वो बेचारा नाविक ही था, नाविक से फिर राष्ट्र नेता बना, कूटनीतिज्ञ बना, है ना, लेकिन उसके बाद ये इतना बड़ा काम किया, इटली का एकीकरण किया, ठीक है, इसमें योगदान दिया, लेकिन उसके बाद भी अपनी सारी संपत्ति, इसके पास जितना भी संपत्ति था, है ना, वो अपने राष्ट्र को समर्पित कर देता और एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने की, और यानी कि हम एक साधारण किसान की तरह जीवन जिएंगे, सुख जीवन जिएंगे। क्योंकि अभी भी आप देखो, है ना, कोई कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जो सुख और शांति से, है ना, जीवन किसान लोग जीते हैं ना, शायद ही कोई जीते हैं। इसलिए कहते हैं जय जवान जय किसान, ठीक है, और ये हमारे अन्नदाता होते हैं। तो इसलिए इसका जीवन तो बहुत ही सुंदर, मतलब कहा नहीं जाता कि सुंदर होता। आज के दौर में जो है यहाँ पे भ्रष्ट नेताओं के कारण किसान की जीवन जो है वो बहुत ही, मतलब क्या, दयनीय स्थिति हो गई है। लेकिन किसान की जीवन, हाँ, सच में बहुत ही अच्छी होती है तब जब हमारी सरकार जो है किसान को सपोर्ट करे, है ना, समर्थन दे। चलिए, तो यहाँ पे अपनी सारी संपत्ति त्याग देता है। अब त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया जाता है। अब यहाँ पे आता है भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी उस समय में चल रहा था, ठीक है, 1857 की क्रांति चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब गैरीबाल्डी के बारे में पता चला कि यार गैरीबाल्डी इतना महान आदमी था, ठीक है, और यहाँ पे इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, इतना बड़ा संपत्ति था, है ना, और किसान की भांति जीवन जीने के लिए चला गया, तो इसके चरित्र को जो है ना बहुत ही, मतलब अच्छे से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पेश किया गया कि नहीं, ऐसा आदमी जो है उधर भी है, इटली के एकीकरण में कर सकता है ना, इतना त्याग जो है अपने देश के प्रति कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ से भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो एक मोटिवेशन यहाँ से मिलता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है याद रखिएगा एक चीज़ और, कि लाला लाजपत राय जो है वो जीवनी लिखी थी, यानी गैरीबाल्डी की जीवनी कौन लिखी थी, तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद रोम और वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण जो है विक्टर इनामुल ने स्वयं किया, यानी कि विक्टर इनामुल जो इटली का शासक बना था, तो बचे हुए कुछ चीज़ें था, जैसे रोम था, वेनेशिया था, जो अभी कुछ देर पहले बचे कि रोम बच गया था और दक्षिण इटली बच गया था, तो ये सभी चीज़ें का जो है वो एकीकरण शेष इटली जो बढ़ गया, इसका कौन करता है, तो विक्टर इनामुल ने स्वयं अपने द्वारा करता है। तो याद रखिएगा, अगर कभी पूछे कि रोम और वेस्निया का जो है एकीकरण, यानी शेष इटली का एकीकरण कौन करता है, तो विक्टर इनामुल स्वयं करता है। चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आता है दौर कब का, तो दौर आता है यहाँ से 1870-71 का, ठीक है। अब इटली का एकीकरण, है ना, अंतिम चरण पे आ चुका है। तो 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया, ठीक है, और जिसके लिए फ्रांस, है ना, फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। अब यहाँ पे होता क्या है कि फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो है वो कहाँ, मतलब कहते हैं कि कब हुआ था, तो 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है।
याद रखिएगा। तो जिस कारण हुआ कि फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था, यानी कि ये जो पोप था कैथोलिक चर्च का महान अधिकारी या जो भी कहते हैं कि महान पद पे जो था पोप, उनका संरक्षण करना यानी उसका बचाव करना फ्रांस के हित में नहीं था, क्योंकि वो खुद जो है प्रशासनिक युद्ध में घिरा हुआ था। तो विक्टर इनामुल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। अब इधर क्या हुआ, तो जो भी पोप जो था ये जिस राज्य पर कब्जा किया हुआ था, इधर विक्टर इनामुल तो अपना स्वतंत्र हो गया था। तो ये जो इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप पर आक्रमण कर दिया, तो जिसके कारण हुआ क्या, तो पोप अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया था। तो बताओ, यहाँ से याद रखना कि पोप जो है वो अपने आप को कहाँ पे बंद किया था, तो वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया था। अब इधर होता क्या है कि विक्टर इनामुल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और अपनी राजधानी बनाया। यानी कि इनामुल, विक्टर इनामुल जो था, यानी पोप का जो अधिकार था है ना रोम पर, ठीक है, तो यहाँ पे रोम को क्या कर दिया जाता है, तो बाकी रोम को जो है इटली में मिला लिया जाता है, यानी कि राजमहल को छोड़कर जिसमें ये बंद हुआ था ना उसको छोड़ दिया। ठीक है, कहा कि भाई तुम ही रहो, ठीक है, खुद से रहो, कि अब क्या करेगा तुम, है ना, आप सारे मतलब सारा खेल तो मेरे हाथ में है, हम अब राजमहल है तो मेरा ही, तुम कहीं कुछ देर के बाद मर जाओगे और फिर अधिकार मेरा ही हुआ, जाओ जियो रहो जैसे रहना तैसे। और इटली को, रोम को जो है इटली में मिला लिया और रोम को जो है वो इटली का राजधानी बना लिया। तो अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि इटली का राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा रोम। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे समझते हैं इनके बारे में। आगे यहाँ पे नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। अब ये जो स्थिति था ना, मतलब रोम पर जो अधिकार जमा लिया, तो पोप इसको स्वीकार नहीं करता था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस समस्या का निदान जो है मुसोलिनी है ना, मुसोलिनी के द्वारा किया जाता है, जब उसने पोप के साथ समझौता कर वे है ना टिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो इस समस्या का निदान कैसे होगा, तो मुसोलिनी के साथ जो है यहाँ पे पोप जो है समझौता कर लेता है और टिकन की स्थिति को स्वीकार कर लेता है, यानी इस स्थिति को जो है उसने स्वीकार कर लिया, कौन, पोप। और यहाँ पे होता क्या उसके बाद कि 1871 तक इटली का एकीकरण काबूर है ना, मेजनी, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेता तथा विक्टर एनामुल जैसे शासक के योगदान से संपूर्ण होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इटली का एकीकरण कब हुआ, तो ऑप्शन में 70 भी रहेगा यानी 71 भी रहेगा, तो 70-71 में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1871 में संपूर्ण इटली का एकीकरण हो जाता है और इसमें सबसे बड़े योगदान किसका किसका रहता है, तो मेजनी का, काबूर का और गैरिबाल्डी जैसे नेताओं का रहता है और विक्टर इनामुल जैसे है ना प्रचंड शासकों का रहता है। ठीक है, इसी की वजह से हो पाया। तो बताओ, है ना, ये सभी लोग अपने अपने देश के लिए बहुत ही अच्छे तरीक़ा से योगदान दिया, किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं रहने दिया। बाकी आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी और विक्टर इनामुल, इन चारों में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो किसने दिया था, आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि लगभग 40 मिनट का ये क्लास हो चुका है और एक नया टॉपिक यहाँ से समाप्त, एक टॉपिक हम लोग का समाप्त होता है यहाँ से। पहला तो फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा यहाँ पे इटली का एकीकरण और तीसरा अब हम लोग शुरू करने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण, क्योंकि जर्मनी भी एकीकरण से जूझ रहा था। तो अब हम लोग जर्मनी के एकीकरण से पाठ नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं होगा। और जहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें लगती है वहाँ पे आप हम लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो के बारे में आपका क्या राय, आप है ना कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब से, ठीक है, एक अलग मोटिवेशन मिलती है, एक अलग ऊर्जा सा मिलता है आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से। ठीक है, चलिए जी, तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आप लोग PDF नोट नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, आप सभी उसके माध्यम से ले सकते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार से आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए।